आज इस इंग्लिश सीरीज़ में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पैराजिम्बल्स। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश पूछी जा रही है तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो हमें पैराजिम्बल्स के देखने को मिलते ही हैं। और क्या होता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ 5 हो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 पैराजिम्बल्स पूछ लिए गए। हो सकता है सब में 5-5 क्वेश्चन हो सकता है कि 2-2 3-3 क्वेश्चन हो। तो क्या होता है कि जब भी हमें ऐसे बड़े क्वेश्चन मिलते हैं ना, जिससे 5, 6, 7 क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, तो वो हमेशा गुड चॉइस होती है करने के लिए, स्पेशली पैराजिम्बल्स। अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपसे बन रहा है, तो वो आपको 5 नंबर दे के जाएंगे, राइट। एक गलत तो सारे गलत, और सही तो फिर 90% चांस है कि सब कुछ सही ही होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पैराजिम्बल्स। तो सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं कि पैराजिम्बल्स होते क्या हैं। तो भाई, एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को मैंने कुछ सेंटेंसेस में तोड़ दिया, राइट। पैराजिम्बल्स आर एक्चुअली जम्बल्ड पैराग्राफ्स। जम्बल्ड मतलब इधर उधर, जैसे कि देखिए जम्बल इधर उधर लिख दिया ना मैंने, JUMBLE, तो इधर उधर लिख देना। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू अरेंज द सेंटेंसेस इन एन ऑर्डर दैट मेक्स सेंस। तो आपको फिर उसको ऐसे क्रम में लगाना है कि वो पूरा एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए, राइट। तो आपका काम इतना ही है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको ये पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ इस बात से कि पहली बात है, सारे सेंटेंस जंबल कर दिए। मतलब मान लीजिए ABCDE और F भी हो सकता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है 5 होते हैं, कभी कभी होता है 6 होते हैं, राइट। तो 5 to 6 सेंटेंसेस हैं, उनको जंबल करा दिया और आपको पूरे लाइन से जमाने को बोल दिए। एक तरीके का क्वेश्चन ये होता है। दूसरा होता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब A वाला दे दिया, अब ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, आपको 5 जमाने हैं। थर्ड क्या है, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, मतलब F दे दिया, अब आपको बाकी के जमाने हैं। और फोर्थ टाइप का होता है कि आपको A भी फिक्स कर दिया और F भी फिक्स कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि 6 में ही हो, राइट, 5 में भी हो सकता है कि A भी फिक्स कर दिया और E भी फिक्स कर दिया। अब आपको बीच के सेंटेंसेस को लाइन से जमाना है, राइट। तो आपका काम इतना है कि आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है कुछ जंबल्ड सेंटेंसेस से। चलिए, जब हमने ये सीख लिया कि हमें क्या करना है, तो अब हम ये भी सीख लेते हैं कि कैसे करना है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वाइल सॉल्विंग पैराजिम्बल्स, तो वो क्या हैं समझते हैं। पहला, सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक अ क्विक ग्लांस एट द सेंटेंसेस। तो जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ABCDE, मान लीजिए 5 हैं, तो सबसे पहले मैं 5 को पढ़ लूँगी। सेकंड क्या है, रीड द ऑप्शंस क्विकली। अब मुझे ऑप्शंस पढ़ना है, क्योंकि जैसे मैं आपको 4 एग्जाम्पल देती हूँ। ऑप्शंस अगर लिखे हुए हैं BADC या BDCA या DCAB, देखिए अब इससे क्या पता चल रहा है मुझे कि या तो B से शुरू हो रहा है पैराग्राफ या फिर D से शुरू हो रहा है। मतलब इन्होंने मेरा काम कम कर दिया। अगर मुझे पहले यही कन्फ्यूजन होता कि मैं शुरू कैसे करूं, तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इन्होंने क्या किया कि मुझे 2 बता दिए, B और D में से देख लो, वही कोई करेक्ट आंसर है, राइट। तो इसने क्या किया, मेरा काम बचा दिया। इसीलिए हमें एक बार ऑप्शंस ध्यान से देख लेना चाहिए। हो सकता है कभी हमें लास्ट का सेंटेंस मिल जाए, हो सकता है कभी पहले का सेंटेंस मिल जाए, या कोई पेयर्स ऐसे मिल जाए कि हमेशा BD साथ ही आ रहा है या AC साथ ही आ रहा है, राइट। तो हमें ऐसे क्लूज पिकअप करने हैं, किससे, ऑप्शन से। और थर्ड काम क्या करना है, इंट्रोडक्टरी और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हमें साफ समझ में आने चाहिए, जिससे हमारा काम काफ़ी तरीके से आसान हो जाता है। अगर वो फिक्स्ड ऑलरेडी नहीं है तो कैसे होता है, देखिए जब हम किसी पैरा को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम कोई आइडिया को पहले पुट फोर्थ करते हैं, मतलब सामने रखते हैं। तो वो सामने रखने के लिए एक कोई लाइन का तो मैं यूज़ करूँगी जिससे पता चलेगा कि अच्छा सारी बात शुरू यहाँ से हुई थी। तो उसी पॉइंट को ढूंढना है जहाँ से ये सारी बातें शुरू हो रही हैं। तो हमें किसकी तलाश है, इंट्रोडक्टरी या क्लोजिंग स्टेटमेंट की। कैसे समझ आएगा, देखिए अगर किसी लाइन में लिखा हुआ है वंस अपॉन अ टाइम या अ लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग, ऐसा कुछ, या देयर वॉज अ पर्सन, राइट। तो हमें पता चलता है कि ये पहले की बात कर रहे हैं। अगर कोई
चीज़ बताना चाह रहे हैं या किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं तो यहीं से शुरू करते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, राइट। अगर किसी सेंटेंस में लिखा है एट द एंड तो हमें पता चल रहा है कि ये लास्ट का है। या कंक्लूजन निकालने के तौर पे अगर कोई कंक्लूसिव वर्ड्स हमें किसी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो हम उसे पिकअप कर लेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह, राइट। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए, सेकंड हमने ऑप्शंस को देख लिया और जो भी हम उससे एलिमिनेट कर सकते थे या ले सकते थे वो ले लिया। हमें शुरू करना है इंट्रोडक्शन या क्लोजिंग स्टेटमेंट से। और फोर्थ काम क्या करना है, देखिए हो सकता है कभी समझ में ना आए कि बी और डी में कंफ्यूज हो जाओ आप, कि बी का भी नहीं पता भाई डी का भी नहीं पता, अब तो बाकी के सेंटेंसेस ही बचाएंगे। तो क्या कीजिए कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि भले आपको ये नहीं पता कि सही आंसर जो है वो BCEDFA है, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि B के बाद तो C ही आएगा या F के बाद तो A ही आएगा। ये कैसे समझ में आएगा, ट्राई टू कनेक्ट नाउन प्रोनाउन एंड कंजंक्शंस। नाउन प्रोनाउन मतलब अगर हम कोई पैसेज न्यूटन के बारे में पढ़ रहे हैं और एक सेंटेंस में न्यूटन लिखा है और बाकी में ही, तो पहला कौन सा होगा, जिसमें न्यूटन लिखा है, क्योंकि पहले नाउन आती है फिर प्रोनाउन आते हैं, राइट। ऐसे ही एक्रोनिम्स, मान लीजिए कहीं लिखा है WHO और पहले पूरा लिखा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, तो हमें पता है कि पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, उसके बाद सेंटेंस में WHO आएगा। वैसे ही कंजंक्शंस काम करते हैं, जैसे आपको किसी एक सेंटेंस में रीज़न लिखा है, राइट, तो एक में लिखा है नॉट ओनली और किसी दूसरे में लिखा है बट ऑल्सो, तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो एक दूसरे के बाद आने चाहिए, मतलब इसके बाद ये आना चाहिए। क्लियर इनफ। तो ऐसे ही हमें क्लूज ढूंढने हैं नाउन प्रोनाउंस और कंजंक्शन से रिलेटेड। जितने भी आप ग्रामर के रूल्स पढ़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अप्लाई होते रहते हैं, राइट। तो हम समझेंगे अभी जब हम अलग अलग अप्रोचेस को ट्राई करेंगे। और जो ये फिफ्थ है, ये कहता है कि लुक फॉर क्लूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस, मतलब नाउन प्रोनाउंस कंजंक्शंस के अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। वो पहली है एड ऑन्स। देखिए एड-ऑन्स का क्या मतलब कि जो भी हमारा मेन आइडिया था या जो भी हमारा पॉइंट था, मुद्दा था, है ना, उसके आसपास कितनी चीज़ें हमें दी गई हैं, तो क्या वो इसके फ्लो में आ रही हैं, इसको सपोर्ट करती हैं, तुरंत ही इसके बाद रख दी जाए। तो एड ऑन से हमें समझ आता है कि जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ पॉवर्टी की, तो मैं पॉवर्टी की बात करते करते इंडिया पे आई, पर ऐसा नहीं होगा ना कि पहले पॉवर्टी की बात कर ली, फिर इंडिया की कर ली, फिर पॉवर्टी की कर ली, फिर इंडिया की कर ली। नहीं, मैंने पहले पॉवर्टी को इंट्रोड्यूस किया कि क्या होती है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सारे देशों में हो रही है, इंडिया भी एक देश है जिसमें ऐसा हो रहा है और इंडिया में ऐसा हो रहा है। एक फ्लो होता है ना चीज़ों का, तो वो फ्लो जो है वो एड ऑन्स के सहारे हमें समझना पड़ता है। सेकेंड क्या है, ऑपोजिंग एंड कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है, जैसे किसी एक लाइन में कोई फैक्ट लिखा हुआ है कि यहाँ ऐसा होता है पर वहाँ तो ऐसा होता है, तो जब ऐसी कोई मुझे बात करनी होती है तो नॉर्मली हम किन से इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, कि ऑन द अदर हैंड या ऑन द कॉन्ट्रारी, या सेम बोलना हो तो मैं बोल दूंगी सिमिलरली। आप समझ रहे हैं, यही सारे क्लूज हैं जो आपको सेंटेंसेस को लाइन से जमाने में हेल्प करते हैं। अगर मुझे कहना है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसका मतलब है कि मैंने एक लाइन में बताया कि ऐसा है, वही बात है कि मैंने कोई फैक्ट बोला और दूसरी बात में मैंने उसका रीज़न बताया कि ये ऐसा आखिर है क्यों, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। और ये रिलेशन दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ या सिंस, राइट। तो आपको यही सब ढूंढना है। कनेक्टर्स से मेरा क्या मतलब है, लाइकवाइज, एंड, है ना, और क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ही बात चलती है। ऐसा नहीं होगा कि पहले हम 1953 की बात करेंगे, फिर 2021 की, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे 2011 की, और उसके बाद हम चले जाएंगे 1911 में। ऐसा नहीं होगा। जब बात करते हैं तो हमेशा एक फ्लो में बात चलती है कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो हमें ये सारी बात ध्यान में रखनी है। और एक बार हम क्विक रिविजन करते हैं कि पहली बात, हमें सेंटेंसेस पढ़ने हैं, फिर हमें ऑप्शंस से एलिमिनेट कर देना है जो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इंट्रोडक्टरी और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है, डिफरेंट तरीके से हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर हमें शुरू का और आखिरी का नहीं भी मिल रहा है, पर हमें ऐसे ऑप्शन मिल गए हैं कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए,
तो फिर हमारे ऑप्शंस काफ़ी हेल्प करते हैं हमें टिक करने में राइट आंसर को। तो चलिए हम हमारी अप्रोच 1 देखते हैं और हम समझते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं किसी भी पैराजंबल को सॉल्व करने के लिए। तो पहली अप्रोच है नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप अप्रोच। इसमें हमें क्या करना है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में कनेक्शन ढूंढ ढूंढ के हमारे आंसर तक पहुंचना है। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। चलिए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट और फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो कैसा दिया गया है, फिक्स्ड, और हमें बीच के जो ABCD है उसे ऑर्डर में लगाना है। तो आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा क्विकली। हमने अगर ऑप्शंस देखे तो देखिए ADAC, मतलब हमें क्लियर नहीं हो पा रहा, और लास्ट में D या B इतना पता चल रहा है। पर एक बार अगर हम इन क्वेश्चंस को, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते तो हमें पता चलता कि फर्स्ट में लिखा हुआ है द वेस्ट कोस्ट और C में लिखा हुआ है दिस कोस्ट। नाउन प्रोनाउन, कौन सा कोस्ट, ये वाला, तो पहले बताना पड़ेगा कौन सा, इसका मतलब पहले A आएगा और उसके बाद C। अब अगर इसी C को हम आगे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिच हम्बोल्ट करंट, और D में लिखा हुआ है यूजुअली द हम्बोल्ट हग्स। इसका मतलब है द हम्बोल्ट मेंशन कर दिया उसने पहले, कौन सा, जो C में लिखा हुआ था, तो C के बाद क्या आएगा, D। तो हमारा जो अभी तक का पैटर्न बना है, ऑर्डर बना है, वो क्या बना है, ACD। अब देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, ACD, और ऑप्शन में लास्ट में क्या है, B, जो कहता है इट इज़ रिच इन लाइफ, और फिफ्थ में लिखा है कि इससे तेज़ होता है क्या, फिशरी जो है, कमर्शियल फिशरी जो है ना, सबसे बड़ी बन गई है वहाँ पे, है ना, उससे उसको बूस्ट मिला है, माइटेस्ट गेम फिश हो गया है, सबसे बड़ा गेम हो गया है। तो इसका मतलब ये B जो है वो कहाँ आएगा, फिफ्थ के पहले। ये मुझे किसने बताया, ऑप्शंस नहीं बता दिया, मैंने इतना जमाया था और यहीं पे मैं लगा सकती थी। अगर ये नन ऑफ दीज नहीं होता और मुझे जैसे ही पता चलता कि AC साथ आना है, मैं तुरंत ये लगा देती, क्योंकि कहीं और AC का ऑप्शन नहीं था। तो ये नन ऑफ दीज नहीं होता है, तो सिर्फ कभी कभी ये जो हम पैटर्न बनाते हैं ना, इसी से हमारा काम हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जो हमारी सेकेंड अप्रोच है वो है टाइम सीक्वेंस अप्रोच। मतलब एक फ्लो में बातें बताई जाती हैं, पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर की तरफ। ऐसे कहीं भी हम टैंगल्ड वे में बातों को नहीं बोलते। तो समझते हैं हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, आप इसे पॉज करके पहले पढ़ लीजिएगा। और अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ, और ऑप्शंस में देखने में हमें पता चलता है F, D, D, F और D। मतलब इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या तो D होना चाहिए या फिर F। तो हम देखते हैं D। हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, मतलब आप अपने शत्रु से लड़ाई कैसे करते हो, युद्ध कैसे करते हो। और F है विद रिगार्ड टू डिफेंस, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में मिलिट्री का पर्पस होता है कि नेशन को डिफेंड करे और बैटल करने के लिए तैयार रहे। तो पहले हमने आइडिया इंट्रोड्यूस किस में किया, D में, है ना। हमने बैटल की बात शुरू किससे की, यहाँ तो लिखा हुआ इंडस्ट्रियल एरा, एग्रेरियन एरा, इंफॉर्मेशन एरा। द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज डिफरेंट इन ईच केस। तो द आइडिया मतलब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किसके पीछे का, बैटल के पीछे का। तो सारी जो बात है वो शुरू कहाँ से हो रही है, D से। तो अभी तक हमें पता चल गया कि जो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, D। अब आप एक बात समझिए कि यहाँ पे 3 शब्द हैं, इंडस्ट्रियल एरा, एग्रेरियन एरा एंड इंफॉर्मेशन एरा। आगे आप कुछ ना भी पढ़े ना तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा युग आया, खेती वाला। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, बी के बाद क्या युग आया, इंडस्ट्रियल एरा। तो फिर क्या आना चाहिए, A। और उसके बाद कौन सा एरा आया, कौन सा युग आया, इंफॉर्मेशन एरा। तो फिर क्या आना चाहिए, C। देखिए एग्रेरियन एरा में क्या होता था कि अगर एनिमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करना है तो उसके खेतों को ख़राब करो, है ना। फिर इंडस्ट्रियल एरा में क्या होता था, मतलब फैक्ट्रीज़ को बॉम्ब कर दो। अब इंफॉर्मेशन एरा में क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दो। तो हमें एक लिंक मिला BAC। अगर हमें ये लिंक कहीं भी दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है, तो वही आंसर हमारा सही है, राइट। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं समझ पाती, बस इन 3 एरा से ही गेस कर लेती तो भी मैं करेक्ट आंसर तक पहुंच जाती। आई होप आपको ये वाला जो टाइम सीक्वेंस का
अप्रोच है वो एकदम क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। तो चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल टाइम सीक्वेंस अप्रोच से रिलेटेड। आप इसे पढ़ लीजिएगा अगेन, और फिर हम एक बार ऑप्शंस की तरफ आते हैं। यहाँ हमें क्या ऑप्शन दिख रहा है? डी, डी, सी, डी, डी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था डी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि सी और डी ऑप्शंस क्या हैं। तो ऑल सिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नाउ बिड फॉर ऑनलाइन, और over 20 years ago the city government, central government and the private sector made a concerted effort to shift the economy to include IT। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो अब आपको समझ में आ गया कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल होने पे बेस्ड है। आप देखिए यहाँ लिखा है ओवर 20 ईयर्स अगो। मैंने आपको कहा था पास्ट से, प्रेजेंट से, फिर फ्यूचर की तरफ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर 20 ईयर्स अगो और यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे, मतलब 20 साल पहले ऐसा होता था। आज ऐसा होता है कि 90% से ज़्यादा हाउस होल्ड जो है ना, उनके यहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। तो हमको क्या लिंक मिला? पहले डी और फिर बी, क्योंकि 20 साल पहले की और कोई भी बात यहाँ पे की नहीं गई है। ये बात यहीं ख़त्म हो गई। इसके बाद आज की बात शुरू हो गई और उसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो सब आज के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो मेरे पास एक लिंक बना, वो था डी बी। देखिए आपको ये कहीं लिंक दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, यही आंसर है। इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको एक लिंक पे बहुत भरोसा है कि आपने वो करेक्ट बनाया है और वो लिंक कहीं और नहीं दिख रहा है तो आप बेशक लगाइए करेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाकी का हमने कैसे डिराइव किया। तो शुरू हो गया डी से, फिर आ गया बी पे। अब यहाँ तक तो हमें मिल गया। अब हम क्या करें? आप समझिए कि 20 साल पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है कि सबके यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। आगे लिखा हुआ है दिस लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस। तो कौन से लेवल ऑफ कनेक्टेडनेस? ये जो अभी मेंशन किया, अगेन नाउन प्रोनाउन रिलेशनशिप, दिस लिखा ना, तो कौन सा दिस? ये वाला। तो डी बी के बाद क्या आना चाहिए? एफ। तो जो नेक्स्ट हमारे पास पेयर बनता वो क्या बनता? बी और बी के बाद एफ। अब देखिए हमने एक कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट की बात की थी या क्लोजिंग स्टेटमेंट की बात की थी। हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं अब? एक ये कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, बिड इन्फॉर्मेशन मतलब बोली वाली, वो अवेलेबल है और ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है, तो करप्शन जो है वो रिड्यूस हो गया है। एक हमारे पास ये सेंटेंस बचा है। एक क्या बचा है? एज आर सिटीज डू एक्सपांड एंड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स सच अ सिस्टम विल मेक गवर्नेंस मोर मैनेजेबल। अब मुझे बताइए सच अ सिस्टम, कैसा सिस्टम? तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन में बचा था? एक ये और एक तो ये खुद ही बचा है। तो इसमें कोई सिस्टम की बात हो रही है क्या? नहीं। उन्होंने कहा कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है इसीलिए करप्शन कम हो गया है। तो इसके बाद मेरा क्या सीक्वेंस बन रहा है? ए। तो सी के बाद क्या आ जाएगा? ए, राइट। और इस सिस्टम के कारण क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, वो हमने स्टेटमेंट में डाला क्लोजिंग वाले, राइट। इसीलिए जो लास्ट स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया? ई। आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो है एक्रोनिम अप्रोच। एक्रोनिम मतलब क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल भाषा में शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, कि अगर मैंने लिख दिया MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये एक्रोनिम है मास्टर ऑफ आर्ट्स का, राइट। तो इसकी क्या अप्रोच होती है? चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं और ये है हमारा क्वेश्चन। इफ़ यू आर यूज टू हैविंग योर स्टिमुलेशन कम इन फ्रॉम आउटसाइड, योर माइंड never develops its own habits of thinking and reflecting. Marx thought that religion was opiate. अच्छा, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मार्क्स के बारे में। और नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? कार्ल मार्क्स। मतलब पहले मैंने किसी का पूरा नाम मेंशन किया और उसके बाद मैंने आधा नाम मेंशन करना शुरू कर दिया। अगर किसी का नाम शालिनी है और उसे घर में शालू कहते हैं ऑफकोर्स, तो पहले मैं शालिनी का नाम इंट्रोड्यूस करूंगी जनता से, उसके बाद बोलूँगी घर में से शालू कहते हैं। तो पहले क्या आना चाहिए? कार्ल मार्क्स, और उसके बाद क्या आना चाहिए? मार्क्स। तो मुझे एक बात पता चली कि 3 के बाद क्या आना चाहिए? 2। तो यहाँ कहीं मुझे दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, एंड द करेक्ट आंसर इज 4th। तो क्या होता है, अगर आपको एक भी कनेक्शन सही मिल गया और वैसा आपको दूसरा ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो आप एक बार में करेक्ट मार्क कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम नेक्स्ट अप्रोच समझते हैं। इस अप्रोच को हम कहते हैं थ्योरी या हाइपोथेसिस अप्रोच।
जहाँ पे थ्योरी पे बेस्ड हम बात से समझते हैं कि कनेक्शन क्या होना चाहिए सेंटेंस के बीच में, या लिंक क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके अगेन पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं ऑप्शंस पे, सी डी डी सी ए। सी और डी के ज़्यादा ऑप्शंस लगते हैं। देखिए डी में हमने बात की कि काफ़ी रिग्रेट और दुख की बात है कि जितना हार्म कंट्री की इमेज को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं उतना स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन नहीं करते अपनी ख़राब परफॉर्मेंसेस के द्वारा, राइट। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया किसको, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स वुमेन को। फिर यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात की और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स की। अच्छा, एक बात तो मुझे क्लियर होनी चाहिए, मैं थ्योरी पे आऊँ उसके पहले अभी हमने पढ़ी है एक्रोनिम अप्रोच, और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है IBBF। मतलब इतना तो क्लियर है कि C पहले आएगा और A बाद में आएगा, राइट। अगर इसमें मुझे कहीं इतना ऑप्शन दिखता तो मैं उससे ही लगा देती और वो ऑप्शन ये है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन और यहाँ पे लिखा है IBBF। इतना आपको क्लियर हुआ, यहीं से हमें आंसर मिल गया। पर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बहुत दुख की बात है कि ऐसा होता है। फिर उन्होंने पहले स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात की कि देखिए स्पोर्ट्स पर्सन्स के केस में तो सिंपैथी का रूम होता है, पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की एपैथी मतलब सिंपैथी का ऑपोजिट नेगेटिव वर्ड है, दूसरों के प्रति कोई सहानुभूति कोई सिंपैथी न रखना, है ना। और एडमिनिस्ट्रेटर्स की एपैथी के कारण काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस मिले हैं, किससे, इंटरनेशनल बॉडीज़ से सैंक्शंस मिले हैं, मतलब पेनल्टी लगी है। और इसी का एग्जाम्पल हमें दिख रहा है सी में, मतलब पहले डी आया, फिर बी आया, फिर सी आया, और ये तो हमने डिसाइड कर लिया था कि सी के बाद ए आएगा। तो ये हमारा हुआ सीक्वेंस। थ्योरी का मतलब यही है कि जो भी लिखा हुआ है उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में क्लियर हो, जिससे मैं एक बात से दूसरी बात तक इजीली पहुंच पाऊँ, राइट, ट्रांजिशन कर पाऊँ। तो यही मतलब है थ्योरी अप्रोच का। तो चलिए हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अप्रोच है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स। और ये क्या है, ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। तो देखिए स्ट्रक्चर्स से मतलब है कि जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोड्यूस किए थे ना, एज अ रिजल्ट, इन फैक्ट, सिमिलरली, लाइकवाइज, उन्हीं सब का यूज़ करके समझना कि हमें पैरा में क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए पहले आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। तो देखिए ECEED। अगर हम बढ़ें, व्हेन कंक्लूजन्स आर केयरफुली एक्सक्लूडेड, मतलब ये शुरुआत तो नहीं हो सकती। द रीज़न फॉर दिस, वॉट, ये भी नहीं हो सकती। इन फैक्ट ये भी नहीं हो सकती, मतलब इसके पहले तो कुछ बोलना ज़रूरी है ना। अ जजमेंट इज़ अ कंक्लूजन समिंग अप लार्ज नंबर ऑफ प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। अब देखिए और जगह मुझे जजमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जजमेंट, मतलब यहाँ पे उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसको डिफाइन किया है। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन अमंग टीचर्स दैट स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट always have difficulty in writing themes of the required length because their ideas give out after a paragraph or two। मतलब एक दो पैराग्राफ के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके आइडियाज़ ख़त्म होने लगते हैं, राइट। द रीज़न फॉर दिस, रीज़न क्या है कि जो अर्ली पैराग्राफ्स होते हैं उनमें जजमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जजमेंट्स। अब यहाँ से मैं जंप करूँगी अ जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? कंक्लूजन होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रीवियसली ऑब्जर्व्ड फैक्ट, मतलब जो पहले कहा गया है बहुत सारे फैक्ट्स को क्या कर दो, कंक्लूड कर दो, सम अप कर दो। तो मेरे पास 3 लिंक हो गई, एक हो गया E, B और फिर मेरे पास क्या आ गया C। तो EBC मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ, तुरंत लगा दीजिए, राइट। यहाँ पे मैंने कहा कि कंक्लूजन होता है, फिर मैंने कंक्लूजन्स यहाँ से इसको कनेक्ट कर लिया कि व्हेन कंक्लूजन्स आर केयरफुली एक्सक्लूडेड हाउएवर द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स आर गिवन इंस्टेड देयर इज नेवर एनी ट्रबल अबाउट द लेंथ ऑफ द पेपर्स। अब उन्होंने कहा कि पेपर की लेंथ के बारे में कोई ट्रबल नहीं होता, नहीं होता, इन फैक्ट वो बड़े हो जाते हैं। तो पूरी बात हमारी कैसी चल रही है? एक फ्लो में।
तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आया हो कि एक बात को कहने का एक प्रॉपर क्या होता है, फ्लो होता है, एक तरीका होता है, ट्रांजिशंस होते हैं एक बात से दूसरी बात पे जाने के। तो जैसे इनफैक्ट देखते ही मैं समझ गई कि ये जो है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। व्हेन कंक्लूजन्स आर केयरफुली एक्सक्लूडेड, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच रहे थे मेरे पास और उसमें से भी हमारे पास सेफेस्ट क्या था, ई। आपको समझ में आया? तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर वो सारी अप्रोचेस जिन्हें मुझे आपसे इंट्रोड्यूस कराना था वो फिनिश होती हैं। ये ही वो अप्रोचेस हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने पैराजम्बल को थोड़ा इजी बना सकते हैं। तो अब समय है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझने का और ये देखने का कि ये अप्रोचेस हमें कैसे कैसे हेल्प करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसे पूछा गया था SSC CGL Tier 2 2019 में। आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा और अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि ये किस बारे में है, पॉल्यूशन के बारे में, कि पॉल्यूशन से एनिमल्स की डेथ हो रही है और क्या क्या हो रहा है। पहली बात, पहले जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो है दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन। तो किस तरीके का पॉल्यूशन ये मुझे नहीं पता, ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, तो मतलब सी तो नहीं हो रहा। फिर है एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड, ये हो सकता है और बी 2 ऑप्शंस में भी है। इन थाईलैंड ऑल्सो, ऑल्सो मतलब पहले मुझे कोई केस देना ज़रूरी था अगर मैंने भी कहा है तो, और वो केस नहीं है तो ये भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। और है इन द लेटेस्ट केस, अगेन सबसे बाद वाले केस में, तो इसके पहले के भी कुछ केस मेंशन होने चाहिए, इसीलिए डी भी नहीं हो सकता। तो क्या बचता है मेरे पास, बी और ए वाला ऑप्शन, राइट। अब मुझे समझना है कि बी के बाद ए आना चाहिए या बी के बाद सी। तो मैंने पढ़ा एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशियन पोल्यूटर्स। मतलब एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने फिलीपींस को क्या बताया है, दुनिया में सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक, किस बारे में, जो कि ओशन को क्या कर रही हैं, पॉल्यूट। अब यहाँ पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, पॉल्यूशन। ये बात मैं आगे लेके गई ए में, दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन, राइट, जो कि दूसरी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी है। अब पहली साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्या था, फिलीपींस। थोड़ा सा जीए होगा आपका स्ट्रॉन्ग तो भी ये लिंक करना इजी हो जाएगा, है ना। रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट द वेस्ट। मतलब वो जो वाइल्ड लाइफ है जो पानी में रहती है उसको रेगुलरली मारती है क्योंकि वो उस वेस्ट को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। अब यहाँ से सी आया, देखिए, अ वेल डाइड लास्ट ईयर, एक वेल मर गई थी क्योंकि उसने 80 प्लास्टिक बैग्स खा लिए थे। तो जो सी है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ए का। इसके कहने का क्या मतलब, जो ए है वो पहले किसके आएगा, सी के। तो जो हमारा कंफ्यूजन था कि बी से शुरू हो रहा है तो बाद में सी आना चाहिए या ए, वो क्लियर हो गया, क्या आना चाहिए, ए। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी ए डी सी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसे पूछा गया बैंक पीओ 2019 में। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन की खासियत है कि इस पे जो 4th सेंटेंस है ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। मतलब आपको ए बी सी ई एफ के बारे में सोचना है, डी ऑलरेडी 4th ही है। तो अब हम आ जाएं ऑप्शंस पे, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, सी ई ई ई डी। और उसके भी पहले क्योंकि उन्होंने कहा था कि डी फिक्स्ड है तो यहाँ दिख रहा है 4th, यहाँ भी दिख रहा है 4th, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी नहीं दिख रहा। अब आप समझिए सी और ई 2 ऑप्शन है मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट। तो सी में बोल रहा है देयर इज़ अ नीड टू प्रोटेक्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ई में कह रहा है करप्शन अफेक्ट्स ह्यूमन राइट्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज येट इट इज़ स्टिल नॉट कंसिडर्ड अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। आप समझिए कि हर जगह करप्शन की बात हो रही है, इसमें भी करप्शन की बात हो रही है, इसमें एंटी करप्शन, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स से उन्होंने शुरू किया जो बाद में एंटी करप्शन तक चले गए, और यहाँ भी करप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस। तो मतलब इनमें से तो कोई भी सेंटेंस ओपनिंग नहीं हो सकता। हमने करप्शन को इंट्रोड्यूस किया ई में, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, ई। हमने इसकी बात की कि करप्शन जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट करता है पर उसे अभी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाता। यहाँ से हमने बात शुरू की ह्यूमन राइट्स की और इसी को आगे लेके गया सी।
कि यहाँ पे ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, तो एक फ़्लो है। बाकी सारे सेंटेंस में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? करप्शन के बारे में। यही 2 सेंटेंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे क्या हो सकते हैं? लिंक। तो पहले क्या आएगा? ई, फिर क्या आएगा? सी। अब आप देखिए ई और सी, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास एक ये ऑप्शन बचा है और एक ये ऑप्शन बचा है। सब कुछ सिमिलर है इसमें, क्या डिफरेंस है? ए बी और बी ए का। तो हम पढ़ लेते हैं दोनों सेंटेंसेस को पहले, कि एक्ट्स ऑफ ग्रैंड करप्शन यूजुअली इन्वॉल्व अ सेट ऑफ इलीगल एक्शंस, है ना? इलीगल एक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि आगे लिखे हुए हैं, जिससे क्या हो सकता है? फेटल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब घातक परिणाम हो सकते हैं। और बी में लिखा है काफ़ी सालों से एंटी करप्शन कम्युनिटी जो है उसने पॉसिबिलिटी डिस्कस की है क्या करने की? ग्रैंड करप्शन के केसेस को प्रोसिक्यूट करने की, बचाने की, राइट? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है बढ़ती हुई अवेयरनेस पे, है ना, रिफॉर्म लाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी पैराग्राफ को क्या कर रहे होते हैं? एंड, तो हम एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक उसके कंक्लूजन के साथ करते हैं कि इतनी बात करने का फ़र्क क्या पड़ा। तो यहाँ ए पे एंड करने का तो कोई सेंस बनता भी नहीं है, राइट? हमने बात की कि हमने जो एंटी करप्शन कम्युनिटी है उसका क्या इफेक्ट सोसाइटी पे देखा, तो वहाँ पे हमने फिनिश किया। इसीलिए करेक्ट सेंटेंस जो एंडिंग का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बी। इसीलिए ए बी और बी ए में से क्या करेक्ट है? ए बी। द आंसर इज़ द सेकेंड वन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये पैराजम्बल्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।